च1 पहली मुलाकात। डलहौजी एक खूबसूरत का दूसरा नाम खूबसूरत वादियाँ। सफ़ेद बर्फ में लिपटी हुई वादियाँ, आंखों को सुकून देने वाली खूबसूरती। सुबह का वक्त। डलहौजी के बने फार्म हाउस में यह औरत, जिनकी उम्र यही कोई 45 के आसपास होगी, वो गुस्से से चीखते हुए कह रही थी, इस लड़की का मैं क्या करूं, कितनी बार कहा है अकेले मत निकाला कर, यहाँ अनजान शहर और फिर से गायब है ये लड़की। उनके सामने 4 लोग और बैठे थे, जिनमें उनके पति, उनकी सास और उनके 2 बेटे थे, और किसके बारे में वो बात कर रही थी, वो है हमारी कहानी की नायिका। दूसरी तरफ डलहौजी की खूबसूरत पहाड़ी पर एक लड़की, जिसकी आंखों के अलावा शायद कुछ भी नहीं दिख रहा था, ठंड से कैपते हुए पेंटिंग बना रही थी। वो शायद यहाँ इसलिए आई थी वादियों में उगते हुए सूरज को देखना और उसे अपने हाथों से उस वाइट पेपर पर बिखरे देना। उम्र यही कोई 19 के आसपास, गहरी ब्राउन आंखें जो नजरे को देखकर मुस्कुरा रही थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में हर कोई सामाना चाहता हो। उसने पूरी तरह से खुद को गर्म कपड़ों से कर किया हुआ था और चेहरे पर भी एक हरे कलर का स्कार्फ पहना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे अगर कोई उसे देख ले तो उसका दीवाना हो जाए। उसके दूध जैसी स्क्रीन उसकी आंखों से दिखाई दे रही थी। वो जल्दी जल्दी उसे पेंटिंग को ड्रॉ करने में लगी हुई थी कि तभी उसका फोन जोरों से शोर करने लगता है। वो गुस्से से फोन को देखते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, क्या मॉम जग गई होगी? ओ माय गॉड, आज तुम मुझे बहुत पिटने वाली है। वो खुद से बातें करते हुए कहती है, मन्नत तू क्यों ऐसा करती है? तुझे कितनी बार कहा है अकेले मत निकला कर। वह अपनी माँ की रीस लगा रही थी। इसका नाम है मन्नत रायजादा। फोन बजकर कट चुका था, दोबारा से फिर से बजने लगा। मन्नत ने जल्दी से फोन उठाया तो दूसरी तरफ से गुस्से वाली आवाज सुनाई दी, तू कहाँ है? जल्दी से जल्दी फार्म हाउस वापस आ जा। अगर कोई हरकत की न तो देख लेना, इस लड़की का मैं क्या करूँ? गुस्से वाली है आवाज सुनकर मन्नत खुद को शांत करते हुए कहती है, मामाए 10 मिनट्स में आ जाऊंगी, बस यही पास मैन हूँ। मैं अच्छा सा नज़ारा देखने निकली थी, मुझे क्या पता था आप इतनी जल्दी उठ जाओगे। सामने से फिर से गुस्से भरी आवाज आती है, तुझे कितनी बार कहा है अकेले मत निकाल कर। ये हमारा शहर नहीं है जहाँ की सड़कों का भी नहीं पता। अपने भाई को साथ लेकर जाती, आप जल्दी लौट कर आ। मन्नत ने जल्दी से फोन रखा और अपनी सारी चीज समेटने लगी। आखिरी बार उसने उसे नज़ारे को देखकर कहा, आई लव यू डलहौजी, तुम कितने खूबसूरत हो कि यही रहने का मन है, पर माँ नहीं मानेगी। वो तो मुझे अकेला ही नहीं छोड़ती, कभी कभी मुझे लगता है वो मेरे ससुराल भी मेरे साथ जाएगी। वो ये कहकर मुस्कुराने लगे, लेकिन उसकी मुस्कुराहट उस स्कार्फ के पीछे छुपी हुई थी। उसने अपने कंधे पर अपना बैग टांगा, जिसमें उसने अपना सारा सामान रख लिया था। हाथों में पहनी हुए दस्तानों को देखकर कहती है, यार यह फिर से गीली हो गए, अब ठंड लग रही है। उसने उन्हें उतार कर जल्दी से बैग में रख लिया और अपने हाथ अपनी उसे ओवरकोट में डाल दिया जो उसने पहना हुआ था, और फिर वह रास्ता ढूंढने लगी, क्योंकि सुबह सूरज देखने की जल्दी में वह भूल गई कि वो कितनी दूर आ गई है। वो खुद को खोजते हुए आगे बढ़ रही थी। मन्नत रायजादा अभी अपना स्कूल खत्म किया है और अब कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रही है। इन्हें वादियाँ बहुत प्यारी लगती है। पहाड़ उनकी जिंदगी की एक अलग सी खुशी देने वाला हिस्सा है कि हर साल एक नई जगह घूमने जाती है अपने परिवार के साथ। पर उनकी माँ कभी भी नहीं अकेला नहीं छोड़ना। ऐसा क्यों? इसकी वजह ये नहीं जानती। वो इसे लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव है। शायद यह इतनी खूबसूरत है इसलिए। ये आम लड़कियों की तरह नहीं है, थोड़ी सी मासूम और बुद्धू है ना, तो इसे अच्छे से तैयार होना आता है। कुछ भी नहीं आता हमारे मन्नत को, लेकिन फिर भी ये बहुत खूबसूरत है। मानवी गुनगुनाते हुए उसे अनजान रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। सुबह का वक्त था, सड़क खाली थी, शायद वो सच में दूर आ गई थी। वो खुद को कोस भी रही थी, मन्नत तू बहुत पीटने वाली है आज। वो गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी उसे एक गोली चलने की आवाज आती है। वह जल्दी से डर जाती है। वो खुद से कहती है, क्या सुना मैंने अभी? क्या मुझे कोई मार देगा? रास्ता काफी सुनसनता, आसपास कोई भी नहीं था। वो डरते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ी तो उसने देखा दूर एक कार खड़ी थी और एक जीप में बैठे कुछ लोग उस कार पर लगातार गोलियां चला रहे थे। मन्नत का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। उसे नहीं समझ आया कि ये क्या हो रहा है। फायरिंग लगातार हो रही थी। उसका के पीछे भी शायद कोई था कि उस तरफ से भी कभी कभी गोली चल रही थी। मन्नत को समझ नहीं आया। उसे इस वक्त इस बात से ज्यादा बुरा लग रहा था कि अगर वो लेट पहुंची तो उसकी मम्मी उसे चप्पल से पीटेगी
और उसे डर लग रहा था कहीं उसके सामने कोई मर न जाए। उसका दिल बहुत ही सॉफ्ट था। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने जल्दी से अपने फ़ोन में पुलिस का सायरन बजाना शुरू किया। उसका फ़ोन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था और आवाज़ काफ़ी तेज थी, इसलिए नहीं पता था कि ये किसी को बचाने के चक्कर में खुद खतरे में पड़ रही थी। सच में बेवकूफ़ है। वही उस जीप में जो लोग बैठे थे उनके चेहरे कर थे। उन्होंने अजीब सी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वो जल्दी से एक दूसरे को देखकर कहते हैं, पुलिस कैसे आ सकती है? खबर के हिसाब से हम यहाँ हैं, किसी को पता नहीं। दूसरा आदमी कहता है, हमें निकलना होगा, हम हाथ नहीं आ सकते वरना बहुत समय बहुत बुरी मौत मरेगा। मुझे लगता है यह मर चुका होगा, इसे यही छोड़ देते हैं। 2 मिनट के अंदर ही वो लोग वहां से चले गए। अब मन्नत को और भी ज्यादा घबराहट हो रही थी क्योंकि शांति फैल गई थी। बिल्कुल सन्नाटा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे घर भी पहुंचना था। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उसे घर की तरफ अपने कदम ले गई। उसने जाकर पास से देखा तो वहां एक लड़का बैठा था जिसकी आंखें बंद थी। उसकी भी आंखें बस देख रही थी। उसके ब्लैक हुडी और चेहरे पर ब्लैक मस्क उसे थोड़ा अजीब लुक दे रहा था। उसे लड़के को शायद महसूस हो गया था कि कोई पास है। उसने अपनी आंखें खोली और जल्दी से अपने गन तान दी। ये देखकर हमारी मन्नत डर जाती है। वह जल्दी से 2 कदम पीछे होते हुए कहती है, वो हेलो मन, तुम्हारी जान बचाई। उस लड़के की आंखें देखकर मन्नत की तो हालत खराब थी। वो बहुत ही डरावनी थी। उस लड़के की पूरी बॉडी पर खून था, शायद उसे गोलियां लगी थी। उसके बिखरे हुए बाल उसकी आंखों को दक रहे थे। मन्नत की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसके पास जा सके, पर वो उसे मरने के लिए छोड़ नहीं सकती थी। इसीलिए वो अपने चेहरे से स्कार्फ उतार देती है और जल्दी से उसे लड़के की पेट पर उसे लपेटे हुए कहती है, तो मैम बहुत चोट लगी है, क्या मैं किसी को बुलाकर लेकर आऊं? वो लड़का ध्यान से उसे देख रहा था। शायद पहले लड़की थी जो उसके इतने करीब थी। खून पेट से बहुत ज्यादा बह रहा था, इसीलिए उसने अपने गले में पहना हुआ उसका भी उधार दिया और उसे वहां पर रखकर अच्छे से बांध दिया। वो लड़का बस उसे देखे जा रहा था। उसने कुछ कहा नहीं था। मन्नत ने अब तक उसका चेहरा नहीं देखा। उसकी आंखों ही दिखाई दे रही थी। मन्नत का चेहरा उसे लड़की के आंखों में जैसे अजीब सी चमक ले आया था। पता नहीं क्यों, पर उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। चट्टू अदरक वलिया का जुनून। अब तक मन्नत ने अब तक उसका चेहरा नहीं देखा। उसकी आंखों ही दिखाई दे रही थी। मन्नत का चेहरा उसे लड़की के आंखों में जैसे अजीब सी चमक ले आया था। पता नहीं क्यों, पर उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। अब आगे मन्नत जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर किसी को फ़ोन करने की सोच रही थी कि तभी उसे लड़के की आवाज़ उसके कानों में पती है, क्योंकि बहुत ही ठंडी थी, इतनी डरावनी की वो 1 मिनट के लिए डर जाती है। वो अपने गन उसे देते हुए कहता है, मेरे पास बैठो, मेरा आदमी आ रहे हैं और इसे संभालो। मन्नत उसके बिल्कुल पास बैठी थी। उसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, और अब उसके हाथ में गन पड़ी हुई थी जिसे वो डरते हुए पकड़ रही थी और उसका पूरा दिल कांप रहा था। उसने अपने कंधे पर उस लड़के का सर महसूस किया। वो हैरान थी, ये उस पर ऑर्डर कैसे जाता सकता है? ये तो उसे जानती भी नहीं, उल्टा उसने तो उसकी जान बचाई थी। वो अभी सोच रही थी कि कुछ कहे, तब भी वो लड़का फिर धीरे कहता है, शांति से बैठो। उसका मुंह छोटा सा हो गया था। वो तो उसकी मदद कर रही थी और ये उस पर ऑर्डर झड़ रहा था। उस लड़के ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। शायद वो दर्द में था, उसे काफी चोट आई थी। और कहीं दूसरी तरफ मन्नत झुककर धीरे धीरे उसके चेहरे को देखने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों के अलावा कुछ भी दिख नहीं रहा था। वो शांति से बैठ गई। उन्हें बेटी अभी 20 मिनट ही हुए थे कि तभी वहां पर कुछ कार्स रुकती है। उनमें से ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहने 25 से 30 लोग उतरते हैं और एकदम से उसका को घेर लेते हैं। मन्नत बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उन लोगों को देखकर अपने हाथ में पड़ी गन उन पर तानते हुए कहती है, दूर रहो उससे, मैं तुम लोगों को मार हूँगी। सामने खड़े लोग घबराए हुए थे और डरे हुए भी थे, क्योंकि उनका बॉस था और उनके पास एक लड़की बेटी थी और वो उन्हें प्रोटेक्ट कर रही थी। क्या इस लड़की को पता है ये किसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है? एक लड़का चलकर आगे आता है और उस लड़के को देखकर कहता है, बॉस आप ठीक है? उस जख्मी लड़के ने अपनी आंखें खोलकर उन्हें देखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। और उसने मन्नत को देखकर कहा, मेरे आदमी है ये लोग। मन्नत के चेहरे पर अब झूठी मुस्कान थी। वो बेचारी क्या करती? उसने जल्दी से गन उसे आदमी को पकड़ते हुए कहा, इसे संभालो, ये बड़ी भरी है, मेरा तो हाथ ही दुखने लगा।
वो लड़का आगे आकर अपने बॉस को उठाने में मदद करता है और उसे गाड़ी में बिठा देता है। वह जख्मी लड़का मन्नत की तरफ देखकर कहता है, अगली बार किसी अनजान की मदद करने से पहले अपने बारे में सोच लेना कि तुम किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। मन्नत ये सुनकर मुंह बन जाता है। उसने इस लड़के की मदद की थी, इसीलिए उसे शुक्रिया तो कहा नहीं बल्कि उल्टा उसे सुनने लगा। उसने उसे घूरा और बिना बोले वहां से चली गई। उस जख्मी लड़के ने अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को देखते हुए कहा, उसके पीछे जाओ और उसे सैफ उसके घर पहुंच कर लौटना। वो सारे आदमी हैरान थे, उनका बॉस उस लड़की के लिए इतना प्रोटेक्टिव क्यों हो रहा था। उनके पूछने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि उनके सामने बैठा आदमी कोई आम आदमी नहीं था। ये माफिया का वो नाम था जिसे सुनकर हर कोई डर जाता था, और ये बिजनेस का वो बादशाह था जिसे हराना किसी के बस में नहीं था। उस जख्मी लड़के के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो अपने हाथ में पकड़े उसे स्कार्फ को देखकर कहता है, तुम मेरे करीब आ गई हो तो मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। ये अद्रिक वालिया का वादा है। आपको मिलवा देता हूँ अपने कहानी के किरदारों से। सबसे पहले मिलवाते हैं हमारे हीरो से और उसके परिवार से। अद्रिक वालिया दुनिया के सामने ये इंसान सिर्फ बिजनेस का किंग है, पर डार्क दुनिया में ये माफिया का बेताज बादशाह है। इसकी कोई कमजोरी नहीं जो लोग पकड़ सके, पर एक ऐसी कमी है इसमें जिसकी वजह से आज तक इसे कभी भी किसी से प्यार नहीं हुआ, पर शायद हमारी मन्नत से हो गया है। इसका गुस्सा इतना डरावना है कि इसके परिवार वालों भी इसके सामने बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं। 30 साल बहुत छोटी उम्र से ही बिजनेस को हैंडल करना शुरू कर दिया था। परिवार के नाम पर उनके पास बहुत से रिश्ते हैं, लेकिन ये सबसे दूर रहते हैं। सबसे पहले है इनके दादा दादी रघुनाथ वालिया, अद्रिक की दादाजी। इन्होंने जब इंडस्ट्री का काम शुरू किया था तब उनके पास कुछ भी नहीं था। अपनी मेहनत से आज ये देश की टॉप मोस्ट बिजनेसमैन में इनकी गिनती होती है। ये यही कोई 75 साल के आसपास। खाने पीने के काफी शौकीन है, लेकिन अपने पोते से बहुत डरते हैं। अपनी पत्नी से काफी प्यार करते हैं, सरला वालिया। इनका व्यवहार बहुत अलग है। देखने में ये काफी साधारण सी औरत है, पर पूरी वालिया फैमिली इसे डरती है। उम्र यही कोई 70 के आसपास। रघुनाथ वालिया के 2 बेटे और एक बेटी है। सबसे बड़ी बेटा विक्रम वालिया, इनके उम्र यही कोई 55 के आसपास होगी। अपने पिता के बाद इन्होंने ही बिजनेस संभाला और उनके पत्नी भी इनका पूरा साथ देती आई है। पूनम वालिया, उनके आने के बाद वालिया इंडस्ट्री के कदम ऊपर के और जैसे अपने आप उठने लगे थे। ये उनके नसीब लेकर आई थी। घर में उनकी बहुत ज्यादा कदर की जाती है। उसके बाद आता है विक्रम वालिया के बच्चे। सबसे बड़ा बेटा अद्रिक वालिया हमारी कहानी का हीरो। दूसरे नंबर पर आते हैं उनके छोटे भाई आरव वालिया। इनको बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पढ़ाई पूरी करने के बाद आजकल म्यूजिकल कंपनी चलाते हैं। उम्र 28 साल। आज तक कभी किसी लड़की के करीब नहीं गए क्योंकि बचपन में ही अपना दिल हार गए थे और उसे ढूंढ नहीं पाए जिसे मोहब्बत करते थे। और उनकी एक छोटी बहन तारा वालिया अभी 19 साल की है और अपने कॉलेज की शुरुआत करने वाली है। काफी शरारती और नटखट है। अब आते हैं रघुनाथ जी के दूसरे बेटे पर, केशव वालिया। इनको भी बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए इन्होंने अपना एक अच्छा सा फैशन हाउस खोल लिया क्योंकि अब बहुत अच्छा चल रहा था, जिसमें इनका साथ इसकी पत्नी देती थी। इन्होंने एक अनाथ लड़की से शादी की थी जो बिल्कुल ही गरीब घर से थी। परवलिया परिवार से इस बात से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। केशव की उम्र 45 के आसपास होगी और उनकी पत्नी राधा वालिया अभी 40 के आसपास होगी। इनके 2 प्यारे बच्चे, एक बेटी और एक बेटा है जो दोनों जुड़वा है और 12 साल के हैं। इनमें से एक का नाम है प्रेम, दूसरे का नाम है परी। ये थी वालिया फैमिली। बाकी के और किरदार है जो कहानी शुरू होते ही आपको पता चल जाएंगे, जो काफी इम्पोर्टेंट है कहानी में। अब आते ही रायजादा फैमिली, हमारी मन्नत रायजादा और उसके परिवार के बारे में जान लेते हैं। मन्नत देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही तूफान है। रायजादा फैमिली में अगर सबसे ज्यादा कोई शरारत करता है तो वो मन्नत है, और इनकी वजह है उसके 2 भाई जिन्होंने उसे बहुत सर चढ़ा कर रखा है और उसके पापा जो उसे पलकों पर बेटा कर रखते हैं। आए मिलते हैं मन्नत के परिवार से। कलावती रायजादा मन्नत की दादी, ये 70 के आसपास होगी। अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, पर अपने सीने में बहुत से राज दफनाया हुआ है। जितना सीधा रायजादा परिवार दिखता है वो इतना सीधा ही नहीं, और अपनी पोती को लेकर ये कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव है। वैभव रायजादा मन्नत के पिता दिल्ली में रहते हैं और एक अच्छा सा बिजनेस करते हैं। अपने बच्चों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देते, पर अतीत में बहुत ही गहरे राज
है जिनका डर इन्हें हमेशा सताता रहता है। उम्र ही कोई 55 के आसपास हों, इनके लिए इनका परिवार बहुत अहमियत रखता है। वैशाली रायजादा मन्नत की माँ हाउसवाइफ है, देखने में सिंपल औरत है पर सच कुछ और ही है कि हमेशा अपनी बेटी को लेकर डरती रहती है। उसे बिना चेहरा देख कभी घर से बाहर तक नहीं जाने देती। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा राज छुपा कर रखा हो। इन्होंने इतना प्यार अपने बेटे से नहीं करती जितना कि अपनी बेटी से करती है। इसकी वजह तो अपने कहानी में आगे पता चलेगी। तरुण रायजादा, उम्र 28 साल, ये मन्नत के बड़े भाई है। ये देखने में जितने सिंपल है अंदर से उतने ही अजीब भाई। करण रायजादा मन्नत के दूसरे भाई। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपना कुछ करने का सोचा और पिछले 3 सालों से एक म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करते हैं। छतरी वैशाली जी का डर। अब आगे। मन्नत जब लौटकर फार्म हाउस आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने किसी की मदद की थी पर उसे इंसान ने उसे शुक्रिया तो कहा नहीं बल्कि उसे सुनाकर चला गया। मन्नत बार बार उसे इंसान को याद करने की कोशिश कर रही थी पर उसकी आंखों के अलावा कुछ याद नहीं आ रहा था। वो खुद से कहती है कितना अकड़ वाला इंसान था। वो कभी उससे बात नहीं करेगी पर वो इस बात से अनजान थी कि वो अब इस इंसान की बहुत करीब आ चुकी है और उससे अब दूर नहीं जा सकती। मन्नत को तो ये भी नहीं पता था कि कोई उसके पीछे था जो उसे फार्म हाउस तक छोड़ने आया था और यह वही बॉडीगार्ड था जिसे अद्रिक ने भेजा था। मन्नत ने अभी फार्म हाउस के अंदर कदम रखा था कि तभी एक चप्पल जाकर उसके करीब गिरती है। उसने ध्यान से देखा तो उसकी माँ की चप्पल थी। उसने जल्दी से अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। उसने जल्दी से अपने दिल पर हाथ रख लिया और अपनी माँ को देखकर कहती है, ये क्या है माँ, मिलोट तो आई हूँ। ऊपर से उसकी माँ गुस्से से कहती है, पिछले आधे घंटे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, 10 मिनट में आने वाली थी ना तुम। तो अब माँ को नहीं बता सकती थी कि वो कोई कांड करके आए हैं। अगर वो बताती कि वो किसी की मदद करने गई थी, वो भी उस इंसान की जिसके बारे में उसे पता नहीं, और वहां पर गोलियां चल रही थी, तो उसे और भी ज्यादा पिटाई सहनी पड़ती। वो भागते हुए अपनी दादी के पीछे छुप जाती है और अपनी दादी से कहती है, दादी मुझे मॉम से बचाव, ये हिटलर बनकर क्यों घूमती रहती है, मुझ जैसी मासूम के पीछे पड़ी रहती है हमेशा। मन्नत की बात सुनकर उसकी दादी धीरे से कहती है, ये अच्छा है, शरारती तुम करो और मेरे पीछे छुपकर मुझे फंसा दो। तुम्हारी माँ पूरी हिटलर है, मुझे भी बख्शेगी नहीं। जो मुझे सुबह एक कप मीठी चाय मिलती है वो भी बंद हो जाएगी। मन्नत बेचारी से शक्ल बनाकर रहती है, हम सब लोग कितने अच्छे हैं, बस माँ ही एक हिटलर है। मन्नत की माँ गुस्से से कह रही थी, इधर आओ मेरे पास और मुझे बताओ तुम कहाँ थी और तुमने कौन सा कांड किया है। तुम्हारे चेहरे से तुम्हारा स्कार्फ गायब कैसे हो सकता है। तुम्हें कितनी बार कहा है कि स्कार्फ के बिना अपना चेहरा किसी को मत दिखाया करो, तुम्हें मेरी बातें समझ क्यों नहीं आती। वो दूसरी चप्पल उठाकर भी उसकी तरफ फेंकती है। ये देखकर मन्नत जल्दी से भाग जाती है और अपने पिता के पीछे छुप जाती है। उसके पिता डरते हुए कहते हैं, बेटा तुम अब मुझे क्यों पिटवाना चाहती हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारी माँ का तुम्हारे साथ साथ मुझे भी बहुत डांट खाने पड़ेगी, तुम क्यों ऐसी हरकतें करती हो। मन्नत बेचारी सी शक्ल बनाकर रहती है, अपने प्रॉमिस किया था कि मैं जब भी डलहौजी जाऊंगी तो मैं घूमने जाऊंगी, आप लोग तो मुझे लेकर ही नहीं जाते। हम यहाँ फार्म हाउस में रहने के लिए थोड़ी आए हैं, मुझे भी घूमना है फिरना है। वो मुझे हमेशा घर में ही रखती है, मैं कोई कैदी थोड़ी हूँ। अगर मैं कहती हूँ मुझे पेंटिंग के लिए जाना है तो वो जाने नहीं देती, इसीलिए बिना बताई गई। उसकी बातों में उदासी थी जिसे सुनते ही सब लोग शांत खड़े हो जाते हैं। मन्नत के दोनों भाई भी तो सोफे पर बैठे थे, वो दोनों अपनी बहन की तरफ देखकर उदास थे। ये सच था, मन्नत को हर कोई बहुत प्यार करता था, उस पर जान चिढ़कता था। सबसे ज्यादा प्यार तो उसकी माँ ही करती थी, पर उस पर बहुत सारी रोकथोक भी लगाई हुई थी। वो घर से अकेली बाहर नहीं जा सकती थी, जब भी जाती चेहरा देखकर जाती। बचपन से ये सब होता आ रहा था, कभी किसी शहर में भेजा नहीं जाता। पिछले 3 सालों से वो डलहौजी आने की जिद कर रही थी, उसे पहाड़ देखना था, उसे घूमना था, इसलिए इस पर रायजादा फैमिली से यहाँ लेकर आए और उसे हमेशा सबके साथ ही रहना पड़ता था ना, तो वो दोस्त बन सकती थी, और जो दोस्त उसकी थी वो उसके घर भी नहीं जा सकती थी, और इसकी वजह कोई नहीं जानता था। वैशाली जी उसके साथ इतना गुस्से से पेश आती थी और फिर उसे सबसे ज्यादा प्यार भी करती थी। वो उसे लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव थी। एक माँ अपनी बेटी के लिए इतने प्रोटेक्टिव कभी नहीं होती, होती भी तो इतनी नहीं, इसलिए उनका ये
बिहेवियर कोई नहीं समझ सकता था कि ऐसा क्यों होता है। वैशाली जी वही लगे सोफे पर बैठ जाती है। उनकी आंखों में उदासी और दर्द था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। शायद अपने आंसू रोक रही थी। उनके पति और उनके साथ ये सब देख सकते थे। वो मजबूर थे अपने बच्चों के सामने वो पुराने अतीत को नहीं ला सकते, इसीलिए वो बात पलटते हुए कहते हैं, मन्नत तुम हम अपनी माँ की बात मानी चाहिए। वो तुमसे कितनी प्यार से पेश आती है, हम सब से तो कितनी गुस्से से पेश आती है। और तुम्हें जाना है तो किसी को साथ लेकर जाओ बेटा, जमाना अच्छी नहीं है, तुम कितने खूबसूरत हो इसीलिए डरते दमन्नत मासूम सी शक्ल बनाकर रहती है। अच्छा ठीक है, मैं सॉरी कहती हूं, पर अगली बार मैं किसी को लेकर जाऊंगी। इतना कहकर वह वहां से अपने रूम की तरफ चली जाती है। क्योंकि 11 बजे बाजे उन्होंने यहाँ से निकलना भी था अपने शहर दिल्ली के लिए, जहाँ वो पाली बड़ी है और जहाँ वो अपने परिवार के साथ रहती है। और कमल की बाती थी, उसे वो शहर अपना लगता ही नहीं था। उसे लगता था वो अनजाने के शहर में रहती हो। उसे ये परिवार जो इतनी मोहब्बत करता था वो कभी अपना नहीं लगता था। ऐसा लगता था जैसे कोई है जो उसका है और छुपा हुआ है। उसके भाई भी उसके पीछे चले जाते हैं, उसे उदास नहीं देख सकते थे। उनकी जान है उनकी बहन। उनके जाने के बाद मन्नत की दादी कलावती जी अपनी बहू वैशाली जी के पास बैठकर कहती है, तुम उसके मन में शक पैदा कर रही हो। उस बात को बीते 19 साल हो गए, बहुत आगे आ चुके हैं। देहरादून छोड़ दिया था, दिल्ली जैसे शहर में उसे कोई ढूंढ नहीं सकता, इसीलिए तुम उसे इस तरह पेश आती हो। कहीं ना कहीं उसे शक हो जाएगा और फिर वो अपने अतीत की तरफ जाना शुरू कर देगी। वैशाली जी आपने आंखें खोलकर कहती है, माँ आप जानते हैं मन उसे बचाना चाहती हूँ उस हैवानियत की दुनिया से। तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकती है? अगर मैं उसके साथ हमेशा अच्छी रहूंगी तो वो कभी मेरा कहना नहीं मानेगी। इतना कहकर वो चुप हो गईं। उनके पति उनके पास बैठकर उनका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, उसे उड़ने दो, अगर उसे छुपा कर रखोगी तो कभी ना कभी सच सामने आ जाएगा। उसे अपने सपने पूरे करने दो। इस तरह रोक कर रखोगी तो कैसे उसकी जिंदगी चलेगी? कल को उसकी शादी करेंगे, क्या सारी जिंदगी घर पर रखना है? उस अतीत भूल चुके हैं हम सब, उसके सामने वो सच कभी नहीं आएगा, मैं आने ही नहीं दूंगा। वो मन्नत राजावत है, राजावत परिवार की सबसे लाडली, उसे जो चाहिए उसे करने दो। इतना कहकर वो वहां से चले गए। दूसरी तरफ डलहौजी के एक बड़े से फार्म हाउस में 50 से भी ज्यादा लोगों की टीम खड़ी थी और सबके चेहरे पर डरता था। वो सब लोग घबराई हुई नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। चफोर, तुम्हारी महक मुझे पागल कर रही है। अब तक डलहौजी के एक बड़े से फार्म हाउस में 50 से भी ज्यादा लोगों की टीम खड़ी थी और सबके चेहरे पर डर था। वो सब लोग घबराई हुई नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। अब आगे यहाँ एक बिजनेस मीटिंग करने आए थे और सुबह उनका बॉस सिर्फ 15 मिनट के लिए निकला था और उस पर इतना बड़ा हमला हुआ था। और हैरानी की बात ये थी कि उनमें से किसी को नहीं पता था कि उनका बॉस अकेले निकला क्यों और ये सब हुआ क्यों। उनका सिक्योरिटी हद से ज्यादा घबराया हुआ था। वो सब अपने माथे पर आ रहे पसीने को बार बार साफ कर रहा था, क्योंकि वो जानता था उसका बॉस जितना सीधा है उतना ही नहीं वो किसी हेवन से कम नहीं है। इस वक्त वो खून से भरा हुआ था, उसे 3 से भी ज्यादा गोली लगी थी, लेकिन फिर भी वो सिगरेट के काश लेते हुए डॉक्टर को गुस्से से देख रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन देने को कहा। उसने डॉक्टर की गर्दन पकड़ ली, ये कहकर कि उसे फर्क नहीं पड़ता, जितनी जल्दी हो सके उसे गोलियों निकालो, क्योंकि उसे अभी थोड़ी देर में फ्लाइट पकड़नी है। डॉक्टर डरते हुए कह रहा था, पॉसिबल नहीं है, आपको दर्द होगा। पर हमारे हीरो को कहाँ फर्क पड़ने वाला था, वो तो हमारी मन्नत के प्यार में पागल हो चुका था। वो धीरे से हड़बड़ाते हुए कहता है, दर्द मुझे नहीं उससे होगा, वो खुद मेरी बाहों में जो आ गई है उसकी महक मुझे पागल कर रही है। वो पहली लड़की है जो अद्रिक वालिया का जुनून और पागलपन देखेगी। उसका स्टाफ डर रहा था, इस इंसान से पंगा लेना मतलब अपनी मौत को बुलवा देना। सब उसके लिए डरे हुए थे, जिसने इसकी मदद करके खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। डॉक्टर बेचारा डरते डरते गोली निकलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जानता था इसे ज्यादा दर्द हुआ तो उसकी मौत हो जाएगी। उसके माथे पर भी पसीना था। वो मन में दुआ कर रहा था कि ये इंसान दोबारा उसके सामने कभी ना आए, पर यह सब पॉसिबल नहीं था। उस डॉक्टर की टीम को लाखों रुपए हर महीने इसका ध्यान रखने के लिए मिलते थे, और तो और उनके इतनी अच्छी फैसिलिटीज शायद कहीं और मिलती भी नहीं, जितनी कि वालिया परिवार की तरफ से मिलती थी। जो एक गार्ड मन्नत को छोड़ने फार्म हाउस तक गया था, वो
जाकर अद्रिक के सामने अपने घुटनों के बाल बैठते हुए कहता है, मन्नत रायजादा नाम है, रायजादा परिवार की सबसे छोटी बेटी है। अद्रिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, इतनी हसीन कि हर कोई उसका दीवाना हो जाए। वो इशारों से आगे बोलने को कहता है तो वो आदमी धीरे से कहता है, वो लोग 11 बजे बाजे की फ्लाइट से वापस जा रहे हैं, बाकी की इन्फॉर्मेशन निकालने को कह दिया है मैंने, कोई और हुक्म हो साहब। अद्रिक ने उंगली से उसे जाने का इशारा किया और डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, 1 घंटा है तुम्हारे पास, जल्दी से करो। डॉक्टर वहां पर डर रहा था, ये इंसान क्या मौत से नहीं डरता क्या? इसके पास कोई नेचुरल पावर है? इतना खून बहाने के बाद भी ये इस तरह बैठा था और उसने कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो जानता था उसके सामने बेटा इंसान सिर्फ दिखाने में इंसान है, उसका दिमाग भी किसी हेवन की तरह है। वो दुनिया पर हर तरह से राज करता रहा था। अद्रिक ने अपने सिक्योरिटी हेड की तरफ देखकर कहा, राका 5 मिनट के अंदर अंदर सबको यहाँ से भेजो और शाम 4 बजे बाजे तक मेरी क्वीन के सारे फाइल मुझे चाहिए, समझ रहे हो ना तुम? राका ने बस अपना सर झुका दिया। अद्रिक बॉडीगार्ड्स में सबसे भरोसेमंद आदमी राका ही था। वो मार्शल आर्ट में ट्रेन था और वो अद्रिक की तरह खूंखार भी था। डॉक्टर ने उसकी गोलियों निकाला और ड्रेसिंग करके वहां से ऐसे भान जैसे कि उन्हें जान वापस लौट कर आई हो। उस डॉक्टर की टीम ने बाहर आकर सांस ली। उनमें से एक नर्स ने धीरे से कहा, मुझे तो उस लड़की पर तरस आ रहा है, उसे पता भी है किसी हेवन की मदद की है। वो डॉक्टर गुस्से से उस लड़की को देखते हुए कहता है, अपनी जुबान बंद करो, अगर यहाँ किसी ने सुन लिया ना तो तुम्हें यही दफना कर जाना पड़ेगा, तुम्हारी बॉडी तक नहीं मिलेगी। अगली बार बकवास करने से पहले सोच लेना कि तुम किसके बारे में बोल रही हो। वो नर्स चुप हो जाती है, पर उनमें से एक लेडी डॉक्टर जो अद्रिक को गंदी नजरों से देखे जा रही थी, वो बस मुस्कुरा रही थी। वो सिर्फ इसलिए उस टीम का हिस्सा बनी था कि वो अद्रिक वालिया आंखें के करीब रह सके, पर ये इंसान तो कभी किसी पर ध्यान नहीं देता था। हर कोई अद्रिक को फॉलो करता था, उसका जुनून और पागलपन हर चीज में दिखाई देता था। बिजनेसमैन होने के साथ साथ बहुत से इलीगल कामों में वो आगे था। अद्रिक ने अपनी शर्ट उतारी थी जो खून से सनी हुई थी। उसने अपने हाथ में वही स्कार्फ पकड़ा हुआ था जो मन्नत ने उसे बांधा था। उसने उसे महसूस किया और आंखें बंद कर ली और धीरे से कहा, बच्ची तुमने गलती कर दी, तुम्हें मेरे करीब नहीं आना चाहिए था। अपनी चीजों को कभी वापस नहीं भेजता हूँ मैं जो पसंद आ जाए वो सिर्फ मेरा हो जाता है। तुम्हारी महक मुझे पागल कर रही है, तुम मुझे बचाने नहीं खुद को बर्बाद करने आई थी। देखा तुमने क्या कर दिया, तुम मुझे खुद का दीवाना बनाकर चली गई हो। दूसरी तरफ वही मन्नत इन सब चीजों से अनजान अपनी पैकिंग कर रही थी, आंखों में उदास भरी हुई थी। उसे पहाड़ बहुत खूबसूरत लगते थे, उसे नहीं पता क्यों वो शायद यही रहना चाहती थी। दिल्ली उसे अपना सा लगता ही नहीं था और उसे रोक टोक कितनी कि वो कभी घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। अब वो अपना कॉलेज शुरू करने वाली थी और उसे सिर्फ इसी शर्त पर घूमने लाया गया था कि वो दिल्ली में ही अपना कॉलेज शुरू करेगी। मन्नत का मूड थोड़ा उदास था, ये देखकर उसके दोनों भाई मुस्कुराते हुए कहते हैं, यार तू चिल क्यों नहीं करती? मॉम घर जाकर ठीक हो जाएगी, तुझे प्यार भी तो करती है, तेरी हर पसंद नापसंद का ध्यान रखती है, हमें तो फिर भी कभी डांट देती, तुझे तो कभी डांट भी नहीं। मन्नत वही बेड पर बैठी हुई कहती है, भाई मॉम मुझे देखते ही हिटलर क्यों बन जाती है, क्या मैं इतनी बुरी? उसका भाई उसके बालों को खींचते हुए कहता है, तुम इतनी बुरी नहीं हो, कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हो। मुझे आज भी याद है जब तुम छोटी थी और मैं अपने कॉलेज में लेकर जाया करता था लड़की तो लड़के लड़कियां भी तुम हम देखती रहती है, यहाँ तक कि मेरे टीचर का बेटा था ना, उसने तो कहा था जब तुम बड़ी होगी तो वो तुमसे शादी करेगा। वो तो अच्छा हुआ कि वो विदेश चला गया, वरना पता चलता वो सच में हमारे घर रिश्ता लेकर आ गया होता। ये कहकर वो हंसने लगता है। मन्नत खुद भी हंसने लगी थी। ये नया नहीं था, हर कोई उसकी खूबसूरती का दीवाना था, उसके लिए रिश्तों की लाइन लगी रही थी। वो तो उसकी माँ अच्छी थी, वरना तो कब उसकी शादी हो जाए उसे पता ही नहीं चलता। वही नीचे मन्नत की माँ परेशानी से अपने बैंक को पैक कर रही थी। उनमें से एक पुरानी सी एल्बम जो उनके हाथ में पकड़ी हुई थी, उन पुरानी तस्वीरों कुछ लोग वो उस एल्बम को ध्यान से देखते हुए कहती है, उसे पहाड़ पसंद है पर मैं उसे पहाड़ों से प्यार नहीं करने दूंगी, मैं उसे खुद से दूर जाने नहीं दूंगी जैसे तुझे जाने दिया था। मैं वही गलती नहीं करूंगी जो मैंने 19 साल पहले की थी।
मैंने उसे अब तक सबसे बचा कर रखा है, मैं आगे भी ऐसे ही करूंगी। उसके लिए एक ऐसा लड़का ढूंढूंगी जो उसे हर नफरत और डर से बचा कर रखे मेरी तरह। च5 तुम अब मेरी हो चुकी हो। अब तक मन्नत को पहाड़ पसंद है, पर मैं उसे पहाड़ों से प्यार नहीं करने दूंगी। मैं उसे खुद से दूर जाने नहीं दूंगी। जैसे तुझे जाने दिया था मैंने, मैं वही गलती नहीं करूंगी जो मैंने 19 साल पहले की थी। मैंने उसे अब तक सबसे बचा कर रखा है, मैं आगे भी ऐसे ही करूंगी। उसके लिए एक ऐसा लड़का हूंगी जो उसे हर नफरत और डर से बचा कर रखे मेरी तरह। अब आगे राका अपने काम पर लग गया था और इस वक्त इसका एक ही काम था, मन्नत रायजादा की इन्फॉर्मेशन लाकर अपने बॉस को देना। राका पिछले 13 सालों से अद्रिक को जानता है, उसका पागलपन वो जानता है। अगर एक बार उसे वो किसी के पीछे पड़ जाए तो वो कभी भी उसे दूर नहीं जा सकता। वो किसी की मौत चाहता हो तो वो उसे मारकर ही सांस लेता था। अब तो उसकी क्वीन बनने की बात थी। राका थोड़ा हैरान भी था। अद्रिक के पास इतने सारे राज थे कि वो कभी किसी के करीब नहीं गया था, पर इस लड़की के लिए वो अलग सी दीवानगी दिख रहा था। ऊपर से राका को और भी ज्यादा जो चीज महसूस हो रही थी वो ये कि मन्नत सिर्फ 19 साल की है और एक कॉलेज की स्टूडेंट है। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि उसका बॉस पागल तो नहीं हो गया क्या। वो एक बच्ची से प्यार करने के बारे में सोच रहा था। मन्नत जो इतनी मासूम थी, राका जैसे जैसे मन्नत के बारे में इंफॉर्मेशन निकल रहा था उसकी आंखें बड़ी होती जा रही थी। उसे समझने में वक्त नहीं लगा कि क्या है और कौन से राज्य छुपे हुए थे, और उसने कोई भी बात किसी के सामने नहीं कही। उसने उस फाइल को अच्छे से बंद किया और अपने बॉस को पास लेकर निकल गया। राका मुस्कुरा भी रहा था। उसे शाम 4:00 बजे तक का वक्त मिला था, लेकिन उसने सब कुछ बहुत जल्दी 1 घंटे में कर दिया था। पैसा और पावर क्या नहीं कर सकता। वही मत बहुत उदास थी। डलहौजी से वापस दिल्ली जो जाना था। ये पहाड़ों उसे इतनी खूबसूरत लगते हैं कि उसका दिल करता है वो यही रह जाए। अपनी माँ की तरफ देखकर कह रही थी कि उसे वापस यहाँ कब लेकर आएंगे, और उसकी माँ कोई जवाब नहीं देती। वो कभी नहीं चाहती कि उनकी बेटी को इन वादियों से प्यार हो। अब इसकी वजह तो वो नहीं बता सकती थी। वो अपने पास में पड़े उस पुरानी सी एल्बम को देख रही थी जो अपने बच्चों से छुपाकर यहाँ लाई थी और उसे वापस भी लेकर जा रही थी। वो लोग का में बैठे थे। मन्नत खिड़की से बाहर उस हसीन खूबसूरत वादियों को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी ही रो देगी। उसका भाई उसके सर को सहलाते हुए कहता है, हम जल्दी ही वापस आएंगे मेरी छोटी सी शैतान मिर्ची। अब चुपचाप से बैठ जाओ, इस तरह गार्डन बाहर नहीं निकलते, तुम्हें चोट लग सकती है। वो अपने भाई की तरफ देखकर कहती है, भाई मुझे ये बहुत सुकून देते हैं। आप मॉम को बोलो ना, हम यहाँ 1 दिन और रुक जाते हैं। ये पहाड़ मुझे इतने अच्छे लगते हैं, मुझे यही छोड़ दो, मैं सारी उम्र यही रह सकती हूँ। कामे बिल्कुल खामोशी थी। मन्नत के आंसू सब लोग महसूस कर सकते थे। कोई नहीं जानता था उसे वादियों से कितना लगाव क्यों है। वही मन्नत की दादी उसे अपनी तरफ करते हुए कहती है, अच्छा हम अगले साल फिर यहाँ वापस आएंगे। अगर तुम रोएगी नहीं तो मैं तुम्हें घर जाते ही 10,000 दूंगी और नए कपड़े भी दिला दूंगी। ये सुनकर मन्नत थोड़ा चुप हो जाती है, क्योंकि अब उसे पैसे मिलने वाली थे। वो 1 नंबर की शैतान है, पैसों से वो बहुत ही शैतानियां करेगी। उसे मुस्कुराता देखकर सबको शांति मिली, पर कोई था जो अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था, और वो था मन्नत की माँ वैशाली जी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीर था। जैसे जैसे मन्नत बड़ी हो रही थी उनका चिंता करना जैसे लाजमी होता जा रहा था। उनके हस्बैंड उनके पास बैठे थे, उनका हाथ पकड़ कर इशारों से शांत करते हैं, क्योंकि उनके बच्चे बड़ी हो गए थे और वो उनकी आंखों देखकर खुद से समझ सकते थे। वैशाली जी धीरे से कहती है, मुझे अब इसके बारे में कुछ सोचना होगा। उनके पति ने उनकी आवाज सुन तोली थी और कुछ कहा नहीं। शायद इसका जवाब उनके पास नहीं था। ऐसा कौन सा राज था मन्नत का जो वो छुपा रहे थे। रायजादा परिवार कोई छोटा परिवार नहीं था। दिल्ली के बहुत बड़े लोगों में उनका नाम था। बहुत बड़ी बिजनेसमैन के साथ उठना बैठना था। कमल की बात ये थी कि मन्नत को कभी दुनिया के बारे में पता नहीं चलने देते थे। ना तो वो उसे भी किसी पार्टी में लेकर जाते, ना ही कभी उसे घर से किसी और के घर जाने देते। ऐसा क्या था कि उसे छुप छुप कर रखा जाता था। मन्नत को यही लगता था कि वो खूबसूरत है, दुनिया उसका फायदा उठा सकती है, इसलिए उसे इतना छुपाकर रखा जाता है। उसके कॉलेज के लिए भी वैशाली जी बहुत मुश्किल से मानी थी। उनका बस चलता तो वो उसे घर से ही पढ़ाई करवा देती।
दूसरी तरफ वही अद्रिक उस फाइल को देखकर इतना खुश था जैसे उसे कोई खजाना मिला हो। वो सिगरेट की कश लेते हुए कहता है, राका तुमने बहुत अच्छा काम किया है, उसे तो पता भी नहीं मैं साया की तरह उसके पीछे। फ्लाइट का इंतजाम करो, हम अभी वापस आएंगे। राका घबराते हुए कहता है, डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है और शाम 4 बजे की फ्लाइट है हमारी। अद्रिक घूरते हुए कहता है, हम अभी निकलेंगे तो मतलब अभी जाएंगे और बाकी पता करो वो कौन से कॉलेज जा रही है। राका वहां से चला गया था। अद्रिक मन्नत की फोटो देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, बच्ची मैं जल्दी ही तुम्हारे करीब आ जाऊंगा, तुम अब मेरी हो चुकी हो। तुम्हारी वो खुशबू मुझे इतना पागल कर रही है, हम मेरी बाहों रहना है सारी उम्र। अद्रिक कहने का अंदाज इतना डरावना था कि अगर कोई सुनता तो कांप जाता था। उसकी आवाज हमेशा की तरह ठंडी थी, उसके एक्सप्रेशन भी बहुत डरावनी थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई माफिया सामने बैठा हो, उसमें बिजनेस का कोई औरा तो नजर नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ मन्नत पूरे रास्ते उदास रही थी। जब वो अपने घर दिल्ली पहुंची तो उसका चेहरा अभी उतरा हुआ था। उसके भाई और उसकी दादी उसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे। उसके पिता उसके सर को सहलाते हुए कहता है, वो उसे अगली बार पक्का फिर से लेकर जाएंगे, अब जाकर वो आराम कर ले। कोई नहीं जानता था कि इस लड़की को यह खूबसूरत वादियों से इतनी मोहब्बत क्यों है। वो बचपन से दिल्ली में ही बड़ी हुई थी, पर इस शहर से उसका कोई लगाव नहीं था। जब वो छोटी थी तब जब भी पहाड़ देखती तो वो उनसे खुशी महसूस करती और वहां जाने की जिद करती थी, और धीरे धीरे उसके मोहब्बत पहाड़ों के लिए बढ़ती जा रही थी। मन्नत अपने रूम में चली गई और उसके अंदर एक अजीब सी उलझन चल रही थी। वो अपने ही सवालों से लड़ रही थी। असल में उसने अपनी माँ और पिता को बात करते हुए सुना था और उसके माँ रोते हुए कह रही थी कि वो कभी भी मन्नत को इन वादियों से प्यार नहीं करने देगी, वो हमेशा उसे महफूज करेगी। मन्नत को नहीं पता कि उसकी माँ उसे किससे महफूज करना चाहती थी। उसने सिर्फ कुछ बात का कुछ हिस्सा सुना था, इसलिए वो अपने माँ से पूछ भी नहीं पा रही थी। और दूसरा, इस वक्त वो ज्यादा परेशान इसलिए थी उसके दिमाग में वो सुबह वाला इंसान बार बार आ रहा था, जिसकी आंखें उसे बार बार याद आ रही थी। उसका चेहरा तक नहीं देखा था और उसके वो अजीब सी आंखें उसे डरा रही थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।